Hi guys, today I have come up with this important versus topic. Not everyone is aware of this topic, but being a resident of India, all the young society is once again given the necessary complete information about the India fighters. So don't skip this video and without enlarging the video, getting to the point. भारत देश में 1857 साल में जो क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसका परिणाम कहाँ तक गए थे और उस क्रांति हमारे देश में ऐसा क्या उथल मथल मचाया जो अंग्रेज को भारत छोड़कर चला जाना पड़ा, जबकि अंग्रेज को इच्छा बिल्कुल भी नहीं था भारत को छोड़ने की। और दुनिया के 31 से ज्यादा देश में अंग्रेज को साम्राज्य चलता था। जिन देश को साम्राज्य को बारे में कहा जाता था अंग्रेज को साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। एक देश में सूरज डूबता है तो दूसरा देश में उग जाता है। ऐसे अंग्रेज जिन्होंने बहुत गहरे से जाना जाता है आखिर 1857 साल क्रांति की बाद क्यों हमारा देश से जाने के लिए मजबूर हो गए। ये सब कुछ गंभीर प्रश्न है जिसके मैं मिलकर आपके साथ आज ये व्याख्यान का माध्यम में समझने की कोशिश करूंगा। और जो भी थोड़ी बहुत दस्तावेज मैंने पढ़ा है जो आज भी रखा है इंग्रेज के संसद का लाइब्रेरी में, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का लाइब्रेरी में, वह जो दस्तावेज रखा हुआ है, अन्य का ही पुस्तकालय है हमारा देश में, वहाँ पर जो 1857 के बारे में जो दस्तावेज रखे है उसी से कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश में 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम हुआ ये सबसे अनोखा और सबसे प्रबल था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो सारा भारत का ऐतिहासिककार और इंग्रेज ऐतिहासिककार ये बात को मानते हैं 1857 का स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। 29 मार्च 1857 को हमारा देश में बंगाल का जो सबसे बड़ा नगर था कोलकाता, उसके पास बैरकपुर नाम की एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेज की, जहाँ पर अंग्रेजों की सेना रहते थे। उस बैरकपुर छावनी में भारत का बड़ा क्रांतिवीर श्री मंगल पांडे काम किया करते थे। मंगल पांडे अंग्रेज की सेना में भर्ती हो गए थे एक सिपाही के रूप में और सेना के कार्य में लगे हुए थे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई? हमारा भारत में 1856 से अंग्रेज के सरकार ने कुछ ऐसा कारतूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन कारतूसों में गाय और शुअर की चर्बी लगाई जाती। हमारा भारत देश में जो सेना कारतूस इस्तेमाल किया करती थी उन कारतूसों में गाय और शुअर का चर्बी का तेल निकाल के लगाया जाता था। वो भारत का जो सैनिक नौकरी किया करते थे उनको वो कारतूस मुख से खुलने लिए उन्हीं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई? हमारा भारत में 1856 से अंग्रेज का सरकार ने कुछ ऐसे कारतूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन कारतूसों में गाय और शुअर की चर्बी लगाई जाती थी। हमारा भारत देश में जो सेना कारतूस इस्तेमाल किया करती थी उन कारतूसों में गाय और शुअर का चर्बी का तेल निकल के लगाया जाता था। वो भारत का जो सैनिक नौकरी किया करते थे उनको वो कारतूस मुख से खुलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पुराने समय में जो कारतूस बना करते थे बंदूक में चलाने के लिए उन कारतूसों का ऊपर टोपी लगी रहती थी। उस टोपी को खोलकर कारतूस को बंदूक में डाला जाता था, फिर उसको चलाया जाता था तो आसानी से लगाई जा सके और आसानी से निकल जा सके। उसके लिए चिकनाई का जरूरत पड़ती थी, तेल की जरूरत पड़ती थी। और 1856 के आसपास सबसे सस्ती चिकनाई जो भारत में मिलती थी वो गाय का मांस से निकला हुआ तेल होता था, शुअर के मांस से निकल हुआ तेल होता था। अंग्रेज की सरकार इन चिकनाओं का इस्तेमाल करती उसको टोपी के लगाने के लिए और टोपी मुख से आसानी से निकल जाए इसके लिए प्रयोग किया जाता था। अंग्रेज जब कारतूस इस्तेमाल करना शुरू किया तो भारत के जो सैनिक जो अंग्रेज सेना में नौकरी किया करते थे उसको इस बात पर बहुत आपत्ति हुई और कई सैनिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया अंग्रेज सेना को बड़े अधिकारी के सामने। दुर्भाग्य ये हुआ जो भी भारतीय सैनिकों ने ये विरोध दर्ज कराया कि हमको गाय की चर्बी कारतूस मुख से खोलने पड़ते हैं, तो अंग्रेज को जो फौजी ऑफिसर हुआ करते थे उन्होंने ये शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने इसका कोई महत्व भी नहीं दिया। कारण क्या था? कारण अंग्रेज खुद गाय का मांस खाते थे, शुअर की मांस खाते थे। आप जानते हैं अंग्रेज आए थे यूरोप के इलाका से और यूरोप के इलाके में गाय का मांस खाना सामान्य बात है, शुअर की मांस खाना और भी सामान्य बात है। दो तरह के मांस पूरे यूरोप अमेरिका में खाए जाते हैं। एक मांस को बीफ कहते हैं अंग्रेजी में और एक मांस को पोर्क कहते हैं। बीफ मतलब गाय का मांस और पोर्क मतलब शुअर की मांस। उनके लिए कोई महत्व की बात नहीं थी कि गाय की मांस और शुअर की मांस किसी कारतूस में लगा दिया जाए और उस कारतूस को मुख से खुलना पड़े। उनके लिए ये तो सामान्य बात थी क्योंकि वो खाया करते थे। लेकिन भारत को जो सैनिक थे, भारत को जो नागरिक थे, अंग्रेज सेना में काम करते थे, उनके लिए ये बहुत आपत्तिजनक बात। जो हिंदू थे और भारतीय थे उनके लिए ये आपत्तिजनक था कि गाय का मांस कारतूस में लगा जा रहा है और जो मुसलमान थे उस भारतीय उनके लिए ये आपत्तिजनक था कि शुअर की मांस लगा जा रहा है। इसीलिए भारत के सैनिकों ने ये सवाल उठाना शुरू किया सन 1856 से। लेकिन अंग्रेज के किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिन भारतीय सैनिकों ने आपत्ति उठाई थी कारतूसों के सवाल पर उनमें से एक भारतीय सैनिक थे अमर शहीद मंगल पांडे, जिनका नाम हम सब बड़ी आदर से और सम्मान से लेते। उन्होंने 29 मार्च सन 1857 को बड़ी परेड के मैदान में अंग्रेज अधिकारी के सीधे एक सवाल पूछा। परेड हो रहे थे बैरकपुर छावनी में। सवेरे का समय था, करीब 9 बजे के आसपास का। सारे भारतीय सैनिक लाइन से खड़े हुए थे।
परेड के लिए। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसका नाम था मेजर ह्यूसेन। उस ह्यूसेन नाम अंग्रेज अधिकारी के अमर शहीद मंगल पांडे ने सीधे एक प्रश्न किया, क्या हमको अंग्रेज सरकार तरफ से जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है? तो मेजर ह्यूसेन ने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ना उसने हाँ कहा, ना उसने ना कहा। अमर शहीद मंगल पांडे ने फिर अपना सवाल दोहराया, क्या हमें जो कारतूस दिए जा रहे हैं उससे गाय का और शुअर की चर्बी लगाई जा रही है? मेजर ह्यूसेन ने फिर से कोई उत्तर नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा। बस इतने से में गुस्सा आया अमर शहीद मंगल पांडे को। उसके पास अपना सर्विस राइफल थी, बंदूक थी, उसमें वो 2 गोली भरी हुई थी। उन्होंने वो बंदूक सीधा मेजर ह्यूसेन के ऊपर चलाया। मेजर ह्यूसेन को गोली लगी। लगने के बाद जमीन पर गिरा, थोड़ी देर तड़पाया और मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका एक दूसरा साथी थे, उसका नाम था लेफ्टिनेंट वाक। वाक नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था वो मंगल पांडे को पकड़ने के लिए घोड़े पर चढ़ के दौड़ा। मंगल पांडे ने दूसरा गोली चलाई और दूसरी गोली लेफ्टिनेंट वाक के घोड़े जाके लगाई और घोड़ा जमीन पर धराशायी हुआ। वाक घोड़े से गिरकर जमीन पर उठने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में मंगल पांडे ने क्या किया, उनके जो राइफल थी उसमें एक संगीन लगी हुई थी, वो संगीन को लेकर दौड़े और वाक के साथी में उन्होंने संगीन उतार दिया और उसके बाद खून का फव्वारा छूटा और वाक 4 से 5 मिनट में तड़प कर वह फिर मर गया। बहुत सारे भारतीय सैनिक ये दृश्य देख रहे थे और उनके मन में कुछ न कुछ करने का गुस्सा और जज्बा पल रहा था। उसी समय मंगल पांडे ने सभी क्रांतिकारी भारतीय सैनिकों ने लाल करते हुए कहा, इन अंग्रेजों हमारा धर्म भ्रष्ट किया, इन अंग्रेजों ने हमारी आजादी छीन लिया, इन अंग्रेजों ने हमारा स्वतंत्र हरण किया, इन अंग्रेजों ने हमारा संस्कृति नाश किया, इन अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया। इस तरह की एक लंबा सा भाषण लगभग 15 से 20 मिनट का अमर शहीद मंगल पांडे ने दिया। भारतीय सैनिकों ने थोड़ा सा क्रोध पैदा हुआ, लेकिन उसी समय अंग्रेज को एक बड़ी अधिकारी इसकी जानकारी हो गई कि मेजर जनरल ह्यूसेन और वेक के बाद लेफ्टिनेंट वाक ये दोनों मारा गए और अमर शहीद मंगल पांडे ने गोली चलाई। तो अंग्रेज की एक बड़ी टीम फोर्स आई और उस बड़ी फोर्स ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किया। मंगल पांडे ने अपनी राइफल का कारतूस भरने का जो समय था उस समय का इस्तेमाल न करते हुए राइफल की आगे जो संगीन निकली रहती है, जो तलवार की धार की तरह काम करती है, उसका सदुपयोग करना शुरू किया और उस राइफल को तलवार की तरह चलाते हुए उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को गला काटे। कई अंग्रेजों ने सेना को घायल कर दिया। अंत में मंगल पांडे ने पकड़ लिया गया। ये अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल करीब 10 दिन तक चला। 10वें दिन उनके फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में अमर शहीद मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। समस्या ये हुई थी, उस समय मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फांसी को घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उनको फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जितने भी जल्लाद अंग्रेजों के सेना में नौकरी करते थे बैरकपुर की छावनी में, सबने मना कर दिया कि हमने मंगल पांडे को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों के सामने समस्या ये खड़ी हुई, फांसी का सजा तो होनी है और जल्लाद कोई तैयार नहीं था, तो क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने कोलकाता से कुछ दूसरा जल्लादों को मंगाया। उन जल्लादों को बहुत ज्यादा पैसा का लालच दिया गया और न सिर्फ पैसा का लालच दिया गया बल्कि उनको बहुत ज्यादा बड़ी तरक्की की मिल जाएगी सेना में, फोर्स में। उनको बच्चे को जिंदगी भर के लिए फौज में नौकरी मिलेगी और पेंशन की व्यवस्था किया जाएगी उनके लिए। ऐसे लालच के साथ 4 जल्लाद कोलकाता से बुला गए। उन जल्लादों ने 8 अप्रैल 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया। इस दृश्य जब भारतीय सैनिकों ने देखा, जो मंगल पांडे का कोई कसूर नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने उनका फांसी पर चढ़ा दिया। उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, क्या कारतूस में गाय और शुअर की चर्बी लगाई जाती है? इस सीधा सवाल का जवाब न देकर अंग्रेजों ने झूठ मूठ ने कोर्ट मार्शल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी। तो भारत के सैनिक जो छावनी में रहते थे उन्होंने बहुत गुस्सा और विद्रोह पैदा हो गया और बहुत अच्छा एक काम उन सैनिकों ने मिलकर कर लिया। करीब 1100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे को फांसी होने के थोड़ी देर बाद ही एक संकल्प कर लिया, क्या हम एक गुलामी की नौकरी को छोड़ देंगे और अंग्रेज को फोर्स का नौकरी को हम और नहीं करेंगे, क्योंकि ना जाने हमारा साथ कब क्या हो जाए, जो मंगल पांडे के साथ हो गया। तो 1100 से ज्यादा सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी और वहाँ से एक जुलूस बनकर थोड़ी दूर तक पैदल चलकर गए। बैरकपुर में जहाँ पर एक घटना घटित हुई थी वहाँ से थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती है। यहाँ एक 1100 सैनिक जुलूस के शकल में अंग्रेज सेना को जो वर्दी उनको मिली थी वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। उनको जो टोपी दिए गए थे वो टोपी उतर के उन्होंने फेंक दी। उनको छाती पर लगाने के लिए ब्याज मिलते थे अंग्रेजों सेना में, वो ब्याज उनसे नोच कर फेंक दी। अपनी साधारण भारतीय पोशाकों में तैयार होकर गंगा नदी का किनारे गए और सभी गंगा जल अपनी अंजलि में भरा और अंजलि में गंगा जल भर के उन्होंने एक संकल्प किया कि जिन अंग्रेजों ने भारत की गाय की काटा है, वो अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में अंतर बढ़ाया है, जिन अंग्रेजों ने आजादी का समाप्त कर दिया है, सभ्यता संस्कृति के नाश किया है, इन अंग्रेजों को हम भारत में रहने नहीं देंगे, उन अंग्रेजों को भारत से भगाकर दम लेंगे। बस यही से क्रांति का शुरुआत हो गई। ये जो 1100 सैनिक थे इन्होंने 4-5 सैनिकों के संघों बनाए और पूरे देश में इन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फैल जाने के फैसला किया और ये संघ देश में फैल गए। इन संगठन में जो सैनिक थे, इन सैनिकों का जो भविष्य था वो कोई
कोई निश्चित नहीं था, लेकिन देशभक्ति का ज्वार इतना तीव्र था कि उन्होंने अपना भविष्य का परवाह न करते हुए, अपना परिवार और बीवी बच्चों को परवाह न करते हुए गाँव-गाँव जाना शुरू किया और अंग्रेजों का खिलाफ जो कुछ उन्होंने फोर्स में देखा है वो गाँव में जाके सबको सुनाना शुरू किया। अंग्रेजों कैसे गाय काटते हैं और गाय का मांस किस तरह से खाते हैं, अंग्रेज कैसे शुअर काटते हैं और शुअर का मांस किस तरह से खाते हैं और किस तरह से भारतीय सैनिकों को अपमान करते हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति का कैसे मजाक उड़ाता है, ये सब जाते सैनिकों ने गाँव-गाँव जाके सब कैसे शुरू किया। तो धीरे धीरे गाँव में ऐसा माहौल बनने लगा, शहर में ऐसा माहौल बनने लगा कि अंग्रेज का खिलाफ कोई बड़ी बगावत हो जाए। एक तरफ ये सैनिक थे जो सेना का नौकरी छोड़कर अंग्रेज के खिलाफ गाँव-गाँव घूम रहे थे, दूसरी तरफ हमारा देश की एक महान तपस्वी संत परम पूजनीय महर्षि दयानंद, जिन्होंने भारत को साधारण लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाना उस समय शुरू किया हुआ था। ये जो सैनिक थे सेना छोड़कर भारत में आजादी की लड़ाई के लिए लग गए थे। ये पूर्वी भारत पर दक्षिण भारत में ज्यादा घूम रहे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद और उनको जो सहयोगी थे वो उत्तर भारत में कई बड़े पैमाने प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उनके बहुत सारे साधु संत सन्यासी फकीर इस पूरे उत्तर भारत में गाँव-गाँव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने में और अंग्रेजों के खिलाफ कोई संगठन करने में लगे हुए थे। दोनों संगम हो गया, सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक और समाज में काम करने वाले परम पूजनीय महर्षि दयानंद का तैयार हुआ सैनिक दोनों जब मिले तो इसमें से विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट हुआ पहले मेरठ पर, जब उत्तर भारत के महर्षि दयानंद सरस्वती के सहयोगी और उनके शिक्षित दीक्षित शिष्यों ने और दक्षिण भारत और पूर्व भारत में आए हुए इन सैनिकों ने एक दूसरे को संवाद से एक दूसरों को बातों में मन में जब बड़ा संकल्प कर लिए तो संकल्पों का पहला दुर्बा मेरठ पे हुआ। 10 में 1857 में हुआ। क्या हुआ था मेरठ में एक घटना घटित हुई थी। बैरकपुर जैसा बड़ी छावनी थी, वैसे मेरठ पे भी अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी में उत्तर भारत में थे। उत्तर भारत में अंग्रेजों की सबसे दो बड़ा छावनी हुआ करती थी। एक तो अम्बाला, जिसको आज अम्बाला कैंट कहा जाता है, और दूसरा ये मेरठ। ये मेरठ कैंट का पूरा इलाका अंग्रेजों की छावनी का इलाका था। इस अंग्रेज छावनी में 6 में 1857 को बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी को कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। 6 में 1857 को जो मेरठ कैंट में परेड हो रही थी, उस परेड में भारतीय सैनिक जो अंग्रेज का फौज में नौकरी करती थी, उनका ये कारतूस दिए गए इस्तेमाल करने के लिए और आदेश मिल गया कारतूस को चलाए। तो भारतीय सैनिकों ने ये कारतूस चलाने से मना कर दिया। 6 में 1857 को कारतूस चलाने से जब सैनिकों ने मना किया तो अंग्रेज अधिकारी वो कान खड़ा हो गए और उनको ये समझ में आने लगा कि बैरकपुर जैसे घटना घटित हुए अमर शहीद मंगल पांडे के बगावत और क्रांति के रूप में वो शायद मेरठ में भी घटित हो सकती है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने ये फैसला कर लिया कि मेरठ में जो क्रांतिकारी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की फोर्स में है, इन सबको फोर्स से निकल दिया जाएगा और इनको हथकड़ी पहनकर जेल में डाला जाएगा और इनके ऊपर कम से कम 10 साल की सजा का सूचना किया जाएगा। इनको जितनी भी बेइज्जती हो सकती है बेइज्जती किया जाएगा। 6 में 1857 को अंग्रेजों ने ये तैयार कर लिया और 9 में 1857 को सवेरे करीब 9 बजे 9:30 बजे के मेरठ कैंट में 90 से ज्यादा भारतीय सैनिकों फोर्स में से निकल लेके आदेश सुना दिया गया, क्योंकि वो 90 सैनिक थे जिन्होंने एक कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने ये घोषणा कर दी, ये सभी सैनिकों के हथकड़ी पहना दिया जाए, इनको कपड़ा उतर दिया जाए, इनको टोपी उतर जाए, इनके बैच छीन लिए जाए और इनके हाथों पीछे बनकर नंगा शरीर से परेड निकाला जाए। भारत सैनिकों का ये अपमान बहुत ज्यादा उन्होंने 9 में कर दिया। सभी सैनिकों के कपड़ा उतर लिए, उनका हाथ पीछे बांध दिया, हाथों में हाथ करिए, पैरों में बेरिया और उनको परेड मैदान में जुलूस निकाला दिया। तो जो दूसरा भारतीय सैनिक ये घटना देख रहे हैं, उनको मन में बहुत गुस्सा पैदा हुआ और उन सैनिकों ने अपना गुस्सा का उस समय व्यक्त किया, कोई इजहार नहीं किया, उस समय गुस्सा प्रकट नहीं किया। लेकिन शाम को करीब 5 बजे का आसपास जो भारतीय सैनिक गुस्सा प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरठ शहर के बाजार में निकले कुछ सामान आदि खरीदने के लिए। तो बाजार में कोई महिलाओं ने उनको ऊपर बहुत कठोर टिप्पणियां कर दी। कोई माताओं ने बहनों ने उनको ये कहा करते थे, जो तुम्हारा सहयोग रहे, तुम्हारा जो भाई रहे। अंग्रेजों ने ऐसा 90 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने जो अपमान किया है, उनको वर्दी उतारी है, उनको शरीर नंगा कर दिए, उनको परेड निकाले, उनको जो हाथकड़ी और बेरिया डालकर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया। तुम कैसे भारतवासी हो, अपने भाई को इस अपमान पर चुपचाप बैठे हो। तो इस तो सैनिकों का गुस्सा भड़क गया और लौटकर वापस आया बाजार से। आपात एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और उस मीटिंग से ये तय कर लिया, कल सवेरे 10 बजे 10 मई को सवेरे 10 बजे ये घटना हुई। 9 मई के उन्होंने संकल्प किया, अगले दिन सवेरे 10 बजे हम कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे अंग्रेज भी कांपेंगे और अंग्रेज की सरकार भी कान खड़ा हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे 10 मई को सहयोग से रविवार की दिन था और रविवार का दिन आप सभी जानते हैं, अंग्रेज को सरकार के जो अंग्रेज सैनिक थे वो 4 जाया करते थे। वो 4 जाना उनके लिए बहुत जरूरी बना दिया गया था। हमारा देश में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, उसका नाम था बेल्जियम। उसने 1758 में ईस्ट इंडिया कंपनी की
नौकरी करने वाले हर अंग्रेज सैनिक के लिए एक कानून बना दिया था कि रविवार का दिन उन्हें चार्ज जाना बहुत जरूरी है। अगर वो चार्ज नहीं जाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनका तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, उनकी सुविधा घटाई जा सकती है। तो सभी अंग्रेज तनख्वाह का लालच में, प्रमोशन का लालच में ये थोड़ा डर कर चार्ज जाया करते थे हर रविवार को। ये बेलिजियम नाम की अंग्रेज अधिकारी जिसने रविवार की छुट्टी कर दी थी पूरे भारत देश में, जो दुर्भाग्य से आजादी के 75 साल बाद आज भी चल रही है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होगा क्योंकि उस दिन चार्ज जाना है और ये छुट्टी पहले की गई थी अंग्रेज अधिकारियों के लिए, बाद में ये छुट्टी कर दी भारतीय सैनिकों के लिए और भारतीय सैनिकों के साथ और भारतीय नागरिक के लिए जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का काम किया करते थे। तो 10 मई को रविवार था। सारे अंग्रेज सैनिक रविवार का दिन मेरठ को चार्ज में गए हुए थे और चार्ज का बिल्डिंग अभी भी टूटी फूटी है। इधर भारतीय सैनिकों ने संकल्प कर लिया कि अभी अंग्रेज का सबक सिखा देना है। जब अंग्रेज चार्ज का अंदर घुसा हुए थे और अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरठ को क्रांति का शुरुआत हुई, बगावत हुई और सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने यहाँ का चार्ज जला दिया, चार्ज में आग लगाया। तो जो अंग्रेज चार्ज का अंदर भरे हुए थे वो सबके सब अंदर जल के भस्म हो गए। उनकी कुछ स्त्रियों को भी जल जाना पड़ा और कुछ छोटो बच्चा उनको भी उस चार्ज में जल जाना पड़ा। कुछ बच्चा और स्त्री शौक से निकलकर बाहर आ गए थे, लेकिन उनको लोगों ने नहीं छोड़ा क्योंकि चार्ज में आग लगाने के काम भारत सैनिकों ने जरूर किया था। लेकिन आग लगते उस समय हजारों की संख्या में मराठी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने चार्ज को चार तरफ से घेर रखा है और उनके मन में गुस्सा इस बात का कि एक भी अंग्रेज को यहाँ से हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। जो भी चार्ज का अंदर है उसका अभी यहाँ से सीधा भगवान के पास ही भेजेंगे। उसके बाद चार्ज जलने के बाद यहाँ अंग्रेज अधिकारी के जितने बंगले थे एक एक करके सबको आग लगाई गई और उन बंगलों में जलकर कोई अंग्रेज अधिकारी राख हो गया, खाक हो गया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मेरठ नागरिक के साथ पूरे शहर में एक एक माहौल में ढूंढने शुरू किया, कहा अंग्रेज छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको जानकारी मिली कि काफी अंग्रेज अपने घर से भागकर किसी दूसरों को घर में छुप गए, गलियों में चले गए और भारतीय सैनिकों उनके ढूंढते रहे। शाम हो गया और शाम करीब 6 से 7 बजे तक आते मेरठ के एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। सभी अंग्रेज को भारतीय सैनिकों ने और मेरठ के नागरिकों ने मिलकर कत्लेआम कर दिया। आपके ये जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत हैरानी होगी कि सैनिकों के पास जो बंदूक थी, सैनिकों के पास संगीन थी, तलवारी थी, उनसे वो अंग्रेज सैनिकों के सामने लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मेरठ को जो नागरिक उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, तलवार भी नहीं थी। तो अंग्रेज का जो दस्तावेज थे बताते हैं कि मेरठ का नागरिकों के हाथ में फसल काटने वाला हसिया था, जिससे फसल काटी जाती है और वो हसिया ओके लेकर माताओं ने बहनों ने सड़क पर और भाई की सड़क पर घूम रहे और जहाँ कोई अंग्रेज मिलता है गर्दन उसकी वजह से कटते हैं। कुछ साधारण नागरिकों के बारे में अंग्रेज दस्तावेज बताते हैं, उनकी खुरपी थी, खुरपा था, हसिया था, ऐसी चीजों को लेके सारे नागरिक एक इकट्ठे हुए थे। और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाला बात है ये अंग्रेज ऐतिहासिक कारण है। जब इन नागरिकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला मेरठ के आसपास लगभग 40 से ज्यादा गांव के लोग एक इकट्ठे हुए थे अंग्रेज से बदला लेने के लिए। इन 40 गांव के पूरी हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी रखी हुई है। ये सब गाँव मेरठ के आसपास के गाँव है। कुछ गाँव है जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में और कुछ गाँव है जो मेरठ से मोदीनगर के बीच में। इन 40 गाँव के नागरिकों की संख्या हजारों में थी जिन्होंने अंग्रेज को यहाँ से कत्लेआम कर दिया। उसके बाद रात हो गई, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। तो भारतीय सैनिकों ने तय कर लिया अब क्या करना है। तब उन्होंने कहा दिल्ली चलना है और दिल्ली चलकर अंग्रेज को जो मुख्य केंद्र है उस पर कब्जा करना है। तो लगभग 2000 भारतीय सैनिक उनके साथ कुछ भारतीय नागरिक जो सामान्य नागरिक है गाँव से एक इकट्ठे हुए आए थे। इन लोगों ने घोड़ा कर खच्चर की व्यवस्था की और उन पर बैठकर सारे सैनिक रात दिल्ली के लिए निकल गए। सवेरे होते होते ये सब दिल्ली पहुँच गए। 11 मई को 1857 साल में दिल्ली में 2000 मेरठ की सैनिक जो भारतीय सैनिक और 1500 से ज्यादा लोग गांव के सामान्य नागरिक थे, इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर की कही सेना था जो अंग्रेज से लड़ाई लड़ने की कसमों से तो रखते हैं, लेकिन उनका जो बादशाह था राजा बहादुर शाह जफर वो लड़ने का तैयार नहीं। बहादुर शाह जफर कभी अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के तैयार नहीं हुआ। हमेशा उनके मन में ये दुविधा रहे क्या मैं अंग्रेज से लड़ूं न अंग्रेज से मित्रता करूं। अंग्रेज से लड़ने का फायदा न मित्रता करने से फायदा है। और दूसरा उनका दुर्भाग्य ये था उसका आसपास जो सहयोगी थे वो हमेशा बहादुर शाह जफर को ये समझा करते थे अंग्रेज से दोस्ती करने से फायदा है न लड़ने से कहीं फायदा नहीं है। जैसे बहादुर शाह जफर की एक पत्नी जिनका नाम था जीनत महल, वो हमेशा बहादुर शाह जफर को ये कहा करती थी अंग्रेज से लड़ाई करके तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे दोस्ती रखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? जीनत महल का एक लड़का था जो बहादुर शाह जफर से पैदा हुआ था। जीनत महल चाहती है बहादुर शाह जफर की मरने के बाद उसका लड़का वहाँ का बादशाह बने और उसके मन में पूरी बादशाह चले। जीनत महल
महल की मन में ये जो छोटा सा स्वाद था, ये स्वाद के चलते उन्होंने कभी अंग्रेज को बहादुर शाह जफर के अंग्रेज लड़ने के नहीं दिया। लेकिन राजा बहादुर शाह जफर सेना थी वो अंग्रेज से लड़ने चले थे। लेकिन राजा बहादुर शाह जफर की जो सेना थी वो अंग्रेज से लड़ने चाहते थे। सेना में जो सैनिक थे अंग्रेजों की पूरी तरह से खिलाफ थे। तो हुआ ये मेरठ के सैनिक वहाँ पहुँचे और उन्होंने सैनिक वहाँ पहुँचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर के महल में जाके जानकारी दी। महल माने लाल किला में बहादुर शाह जफर रहा करते थे, उसको महल के रूप में इस्तेमाल हुआ करते थे। तो सैनिकों ने जाकर ये सूचना दी थी कि मेरठ में तो क्रांति हो गई, अब क्रांति हमें दिल्ली में भी करना है। तो बहादुर शाह जफर के सारे सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ आके गला मिले और उन्होंने कहा हमें तो क्रांति दिल्ली में भी करनी है, राजा माने तो अच्छा है, नहीं माने तो हमें तो क्रांति करेंगे। अभी मेरठ के सैनिक दिल्ली के सैनिक इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने बहुत देर तक सोचते हुए ना भी नहीं कहा और हा भी नहीं कहा। एक स्पष्ट रूप से हा भी ना कह रहे थे, दूसरी तरफ से ना भी नहीं कह रहे थे। फिर मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को कहा देखो आप अगर लड़ाई लड़ो हमारे साथ तो आपका नाम इतिहास में रहेंगे, नहीं लड़ोगे तो हम लोग लड़ने वाले हैं, वैसे आप मर जाएंगे। अंग्रेज आपको हमारा जासूस कहेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे और हम आपको बिना लड़ाई लड़े छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए आप राजी आते हो तो हमारा साथ तो अच्छे है, नहीं तो बेराजी हम आपको ले लेंगे अपने साथ। बहादुर शाह जफर ये सुन के थोड़ा परेशानी हो गए कि सैनिकों से कहा भाई मेरा पास तो राजा की पद भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने छीन ले। मैं तो नाम का राजा हूँ, ना मेरा कोई कानून यहाँ चलता है, ना कोई मेरा हुक्म मानता है, ना मेरा पास पैसा है, ना मेरा पास धन दौलत है। मैं तो गरीबी में जीवन बिता रहा हूँ, मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं दे सकता। अगर नहीं दे सकता तो मेरठ के सैनिकों ने कहा हम तनख्वाह और नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है, अंग्रेज से आजाद करना है देश को, इसके लिए लड़ा रहे और हम आपसे वेतन मांगने नहीं आए। वेतन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेंगे हम उसका इंतजाम कर लेंगे। आप तो बस घोषणा करो कि हम अंग्रेज से खिलाफ, आप तो बस घोषणा करो कि हमें अंग्रेज से खिलाफ युद्ध करना है। तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के सैनिकों के दबाव में दिल्ली को सैनिकों के दबाव में घोषणा कर दी और उस घोषणा का बहुत बड़ा असर हुआ। पूरी दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए। आप देखो मेरठ से 2,000 सैनिक गए थे और लगभग 15 से साधारण लोग गए। इन्होंने दिल्ली के घूम कर 2-3 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिकों के इकट्ठा कर लिया और 50,000 सैनिकों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। अंग्रेज का सबसे बड़ा गढ़ दिल्ली में हुआ करता था दारियागंज इलाका। ये जो दारियागंज आज आपको दिखाई देता है ये पूरा अंग्रेज का गढ़ हुआ करता था। अंग्रेज का सारे बड़े अधिकारी इस दारियागंज इलाका में रहा करते थे। अंग्रेज का जितने बड़े ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, वो दारियागंज इलाका में चला करते थे। अंग्रेज का एक बड़ा चार्ज दारियागंज में था जो आज भी है। एक हॉस्पिटल हुआ करते थे वो आज भी है। और अंग्रेजों के सरकार जो मुद्रा बनती थी, शिकार साथी थी, उसका छापाखाना भी दारियागंज में हुआ करता था। और अंग्रेज का एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था उस जमाने से, उसी की प्रिंटिंग प्रेस भी दारियागंज में हुआ करती थी। माने दारियागंज सबसे महत्वपूर्ण इलाका अंग्रेज का था। तो इन मेरठ सैनिकों ने और दिल्लियों के सैनिकों ने मिलकर दारियागंज पर धावा बोला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक दिन पूरा और आधा दिन अगले दिन माने 1.5 दिन के अंदर मेरठी सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर 1100 से ज्यादा अंग्रेजों के खत्म कर दी। दिल्ली 1.5 दिन के अंदर 1100 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जब इतने बड़े पैमाने अंग्रेजों के कत्लेआम दिल्ली में हुआ तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली के खबर जहाँ जहाँ तक पहुँचे हुआ था अंग्रेज का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते अंग्रेजों की सबसे बड़ा केंद्र 1.5 दिन मतलब 30 घंटा में पूरी दिल्ली आजाद अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहाँ जहाँ था सब जलाकर क्रांतियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहर गया था। दिल्ली से खबर अलीगढ़ पहुँचे, अलीगढ़ से एटा पहुँचे, एटा से एटाबा पहुँचे, एटाबा से मैनपुरी पहुँचे, मैनपुरी से कानपुर पहुँचे, कानपुर से लखनऊ पहुँचे, लखनऊ से खबर आगे आगे पहुँचते रही। और एक दूसरा क्षेत्र था दिल्ली से खबर मुरादाबाद पहुँचे, मुरादाबाद बरेली पहुँचे, बरेली से शाहजहांपुर पहुँचे। तो एक अलीगढ़ की दिशा में एक बरेली के दिशा में दोनों तरफ जाके अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नागरिकों ने सैनिकों ने जो मोर्चा बंदी किए और उसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। आप सुनकर जरूर गौरव महसूस करेंगे कि भारत की क्रांतिवीरों ने और साधारण नागरिकों ने 15 दिन के अंदर 51,316 अंग्रेज सैनिकों के मौत के घाट में सुला दिया 15 दिन के अंदर। और 51,316 अंग्रेज जो मारे गए ना, इनकी कब्रों सब भारत में है। उन कब्रों की गिनती हुई तब पता चला कि इतनी अंग्रेज मारे गए इस देश में। और ये अंग्रेज जो मारे गए आपके ये भी सुनकर हैरानी होगी कि कुल जो अंग्रेज भारत में थे 1857 में उन अंग्रेज की संख्या 51,630 थे और 51,316 मारे गए। माने लगभग 300 अंग्रेज जिंदा बचे। और जो जिंदा बचे उनकी
क्योंकि जो डायरी में उन्होंने लिखे जो अंग्रेज जिंदा बच गए 1857 का क्रांति में, वो पढ़े तो हंसी आती है। अंग्रेजों ने लिखा कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने अपना शरीर पर कोयले की राख मलती थी और हम काले देखने लगे थे, इसलिए भारतवासी उन्हें हमको छोड़ दिया और ये समझकर छोड़ दिया तो ये तो अपने व्यक्ति है क्योंकि शरीर पर काली पोती हुई थी। कहीं अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम इसलिए जिंदा बच गए, हमके फकीरों के वेश धारण कर लिया और हमारे देश में कहा जाता है फकीरों के मारना नहीं, तो इसलिए जिंदा हो गए कि फकीरों का वेश धारण किया। कुछ अंग्रेजों ने अपना डायरियों में लिखा है यह इसलिए जिंदा बच गए कि उन्होंने साधु संत का चोला उड़ लिया। और कई अंग्रेज कम से कम 250 से ज्यादा अंग्रेजों ने अपनी डायरी में इस बात को जिक्र किया है कि उनके पास जो भी कपड़े थे उस कपड़ों को सबसे पहले उन्होंने नारंगी रंग में रंगा क्योंकि ये नारंगी रंग भारत में श्रद्धा का सम्मान का प्रतीक है और अंग्रेज की लगा जिंदा बचने के लिए इस नारंगी की शरण में जाना पड़ेगा, भगवा लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपना कपड़ा भगवा रंग में रंग लिया और उन कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और भारतीय लगने लगा और भारतीय लोग ने उनको छोड़ दिया, उनको ऊपर दया दिखाया। लेकिन जो अंग्रेज छूट गए वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। लेकिन 1857 बाद फिर अंग्रेज कैसे हमारा देश में फिर से अंग्रेज शासन शुरू किया और लेकिन 1857 बाद फिर अंग्रेज कैसे हमारा देश में फिर से अंग्रेज शासन शुरू किया और कब से हुआ, नेक्स्ट वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अब हम सब भारतवासियों के क्या करना चाहिए, मेरा एक विनम्र सुझाव जो देकर हमारा विषय खत्म करूंगा। और ये विनम्र सुझावों ने जिन अंग्रेजों ने 1857 को क्रांति के बाद बहुत गलत कानून कर भारत पर लागू किए और कानून आजादी के 75 साल की बाद वैसी की वैसी अगर चल रही है तो हम सब भारतवासियों के फिर से दोबारा 1857 जैसी क्रांति करनी पड़ेगी, तब जाकर ये अंग्रेज की बना हुआ कानून इस देश में से खत्म होंगे। एक 1857 की क्रांति परम पूजनीय महर्षि दयानंद जी के प्राणों से शुरू हुई और अब ऐसा लगता है कि दूसरे 1857 की क्रांति आज समाज के सब भारतीय विद्वान से शुरू होगी। ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से इस बात का निवेदन करूंगा कि हम सबको उतनी तेज, उतनी साहस, उतनी धैर्य हमसे आ जाए जो 1857 को क्रांतिकारियों में था, उतनी भी वीरता हम में आ जाए जो 1857 को क्रांति में हुई। उसी वीरता, उसी साहस, उसी तेजस्ता लेकर हम फिर से खड़े हुए और अब अंग्रेज का खिलाफ नहीं, अंग्रेज की बनाया गया कानून की खिलाफ हमें क्रांति करनी है। अब अंग्रेज तो नहीं है लेकिन उनके बना हुआ कानून इस देश में है। अब गोरे अंग्रेज तो चले गए, इस कानूनों की मदद से काले अंग्रेज इस देश में पैदा हुए जो देश की सत्ता व्यवस्था को वैसा भ्रष्ट बन रहा है जैसे अंग्रेज बनाया था। तो हम सबको फिर से एक संकल्प लेना है। जाते जाते आपके लिए कुछ लाइन, आज से आपसे आन मेरी, मैं तुमको न छूने दूंगा, जान को चाहे छानली कर दो, मान को न छूने दूंगा, छूकर देखो दिल मेरा तो दिल में अपनी भर लूंगा, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जिस दुनिया में माँ बहन रिश्ता नहीं गाली है उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ता साड़े तोड़ूंगा। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगा, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद।